नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसान एसएसटी में। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान ज्योग्राफी के अपन शुरू किए, जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने खत्म कर लिया। राजस्थान की अक्षांश देशांतरी स्थिति, सीमाएं, क्षेत्रफल। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखे, फिर ये क्लास देखे तो आपको समझ में आएगा। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इसमें कौन कौन सी विषय। भौतिक का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझ लो आप। भौतिक का मतलब होता है कि कहाँ पे भू आकृति कैसी है, राजस्थान की भू आकृति कैसी है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, नदी है, ये सारी यानी भौतिक दिखने में वो कैसा है। यानी इसमें अपन ने तीन भौतिक आकृतियां पाई जाती है। अपने राजस्थान में कितनी भौतिक आकृतियां पाई है? तीन। एक तो मैदान है, और एक पठारी भाग है, और एक पर्वतीय भाग पढ़ेंगे अपन। मैदान में अब दो टाइप के मैदान पढ़ेंगे, एक तो मरुस्थल पढ़ेंगे, एक उत्तरी मैदान पढ़ेंगे। और पठारी भाग में हड़ौती का पठार वगैरह पढ़ेंगे। पर्वत में अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन स्थलाकृतियां पाई जाती है, तीन टाइप के। यानी मैदान जो समतल भाग होता है, यानी बराबर होता है, ज्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ है पृथ्वी के, वो क्या है? मैदान है। और जो प्रत्येक है धरातल से ऊपर उठा हुआ, ऊपर से सपाट हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? पठार। क्या कहेंगे? पठार। और जो धरातल से ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर से नुकीला हो, क्या हो? ऊपर से नुकीला हो, इसकी शिखर बना हुआ हो, उसे अपन बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे बेटा? पर्वत। शिखर बना हुआ उसे पर्वत कहेंगे। ये हो गया अपना पर्वत। ये समतल भाग मैदान। तो मैदान, मरुस्थल और पूरी मैदान दो टाइप के पढ़ेंगे। पठार अपना हड़ौती का पठार पढ़ रहे हो, पर्वत अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो शुरू करते। राजस्थान को उच्चावच जलवायु के आधार पे चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ये किसके आधार पे है? उच्चावच। उच्चावच का मतलब हो गया पर्वत, पठार, मैदान कैसा है। और जलवायु यानी वहां की वर्षा और तापमान। जलवायु का अपन क्या देखते हैं, जलवायु कैसे मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जलवायु में वहां का तापमान क्या रहता है, वहां की वर्षा कितनी होती है, ये चीज जलवायु में देखी जाती है। कि तापमान और वर्षा के आधार पे अपन क्या ज्ञात करते हैं? जलवायु। तो एक ऐसा प्रदेश है जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको अपन जलवायु के आधार पे देख रहे हैं। बाकी जो पूरे मैदानी भाग है या पठारी भाग है या दक्षिण ये प्रायद्वीपीय पठार भाग है, ये इसको अपन किस में देख रहे हैं? उच्चावच के आधार पे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपने ये तैतीस सागर के अवशेष है। तैतीस सागर कैसे? पूरा वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें ये देते हैं कि पृथ्वी को क्या नाम देते हैं? पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। पेंजिया के चारों जो पानी भरा हुआ होता है, महासागर को ये नाम देते हैं पैंथालासा। क्या नाम देते हैं? पैंथालासा। जब पेंजिया के दो भाग हो जाते हैं तो बीच में जो भूसन्नति होती है उसे बोलते हैं तैतीस सागर। क्या बोलते हैं? तैतीस सागर। और पेंजिया के दो भाग होते हैं, जो ऊपरी उत्तरी भाग होता है उसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड। और दक्षिण भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे बेटा? गोंडवाना लैंड। तो अपने जो राजस्थान है वो किसका भाग है पेंजिया में? तो दो तो अपने हैं गोंडवाना लैंड के भाग है, एक दो तैतीस सागर के। तैतीस सागर के कौन से अवशेष है? ये मैदानी भाग। दोनों जो मैदान है मरुस्थल और ये पूरे मैदानी भाग है, वो तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला है जो गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भौतिक ये अपने कहाँ से आए। अब देखो चार जो है वो कौन कौन से है। तो पहला तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। एक भौतिक प्रदेश का क्या नाम है बेटा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। यानी उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसको ये मैदानी है, पर यहाँ पे क्या मरुस्थल है? रेतीला भाग है। और बीच में अपने है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के बीचों बीच से है, ये पूर्वी और पश्चिम राजस्थान को अलग करती है। ये देखो मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। दूसरे का क्या नाम है भौतिक प्रदेश का? मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला।
और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी भाग। क्या है? पूर्वी मैदानी भाग है, जो कि नदियों के द्वारा बनाया गया है। बाणगंगा नदी हो गई, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, इनके द्वारा बनाया गया मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। तो ये क्या हो गया अपना मैदानी भाग। और चौथा जो अपना भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जो हड़ौती वाला भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला भाग है, वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब इसको, ये चार तो हो गए आपके, कौन से चार हो गए? पहला मरुस्थल हो गया, दूसरा अरावली हो गया, और तीसरा पूर्वी मैदान हो गया, और चौथा पठार हो गया, है ना, पर्वत पठार मैदान। अब इनको मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो, यानी 0 से 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि ये जो भौतिक प्रदेश है इसका निर्धारण जलवायु के आधार पे हुआ। किसके आधार पे हुआ है? जलवायु के आधार पे। बाकी राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश है, उनका उच्चावच के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। एक ये याद रखना आपको। तो जो 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे शुष्क प्रदेश कहा गया है, और 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहा गया है। यानी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पे, तापमान के आधार पे। इनको शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहते हैं। क्यों राठी प्रदेश? यहाँ राठी गाय, ये गाय की नस्ल है, वहाँ की अधिकता है उन गाय नस्ल की, इसलिए इनको राठी प्रदेश भी कहा जाता है। अर्ध शुष्क किसे बोलेंगे? 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाएगा। इसे वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश। तो इसके दो भाग हो गए। अरावली को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली अलग से पढ़ेंगे, बीच वाली मध्य अरावली, और दक्षिणी अरावली करके। और पूरी मैदान के भी अपन 4 भागों में बांट के उसको पढ़ेंगे। गंगा, बाणगंगा वाला मैदान पढ़ेंगे, चंबल नदी वाला, बनास नदी वाला, और माही मैदान वाला। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके भी 2 भाग करके पढ़ेंगे, दंकल लावा पठार और विंध्यन कंगार। तो अपन एक एक आज शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये शुरू करते हैं, कौन सा? मरुस्थल अपन शुरू कर रहे हैं आज। तो देखो, राजस्थान में मैदान, पठार और पर्वतीय शिलाकृतियां पाई जाती है, आपको पता ही है। और मैदान है जो मैदान मरुस्थली प्रदेश 61.11% भाग पे। मैदान कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है? तो 61.11% पे फैला हुआ है। और पूरी मैदान है जो 23% पे है। ये दोनों सबसे ज्यादा है, और ये मैदानी भाग है, आपको बता दिया। और पठारी भाग है जो 16% है। कौन सा? जो हाड़ौती के पठार वाला है। और पर्वतीय भाग 9 है, यानी अरावली पर्वतमाला। तो अपने यहाँ मैदान कितने प्रतिशत है? तो मैदान देख लो, 61.11 प्लस क्या करना है आपको? 23। क्या करना है? 23। तो कितना आ गया? 84.11%। तो राजस्थान में क्या है बेटा? मैदानी भाग। क्या है राजस्थान में? मैदानी भाग। आपको अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता देना। और राजस्थान में मैदानी भाग कितना है? तो 84.11। और पठारी भाग कितना है? तो 16%। पठारी भाग कितना है? 16%। और पर्वतीय भाग कितना है? तो 9%। तो ऐसे पर्वत पठार मैदान का प्रतिशत बता दिया आपको। अब पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी अपन मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। मरुस्थल के मैंने बताया आपको शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में बांट के अपन पढ़ेंगे। और इसका निर्धारण किसके आधार पे हुआ है? जलवायु के आधार पे। तो राज्य में 3/5 भाग पर क्या है? मरुस्थल है। ये कथन कारण वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई सोच रहा है 80 मतलब 61% है, तो क्या आधे से ज्यादा, आधे से अधिक क्षेत्रफल में, या अधिकतर क्षेत्रफल में क्या मरुस्थल? अधिकतर का मतलब क्या होता है? 50% से अधिक जो भी चीज होगी वो अधिकतर में आएगी। और आपको इसमें पूछ ले तो 3/5% भाग पे क्या है बेटा? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। अब कुल क्षेत्रफल का 61.11% पे है। इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है। कितनी है? अपन देखो, ऐसे आधा राजस्थान ऐसे पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ से ये मरुस्थल है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 640 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई मानी जाती है लगभग 300 किलोमीटर। और क्षेत्रफल कितना हो गया? 61.11%। भाग कितना हो गया राजस्थान का? तो 3/5। कितना है? 3/5वां भाग। कितना है? 3/5वां भाग। यहाँ पे मिट्टी कैसी है? तो रेतीली ब्लूई मिट्टी है, बजरी जैसी है ना, थोड़ी कणों वाली। और जलवायु कैसी है? तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। जलवायु आपको बता दिया कि वर्षा के आधार पे शुष्क है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, अर्धशुष्क है 25 से 50 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र। तापमान, तापमान गर्मियों में उच्चतम 49 डिग्री तक चला जाता है, आजकल तो अभी तो 45 तक चला जा रहा है। और सर्दियों में -3 डिग्री तक। यानी यहाँ पे तापमान सर्दियों के टाइम बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है, गर्मियों के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। तापमान में भिन्नता बहुत ज्यादा पाई जाती है, दिन रात के तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ रात का तापमान जहाँ 49 तक जाता है, तो दिन का रात का वापिस तापमान कितना हो जाएगा? 22, 23, 25 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी दिन रात में इतना अंतर पाया जाता है। वनस्पति यहाँ बबुल होते हैं। और खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष जो है, केर, बेर, थोर, फोक, सेवन घास वगैरह यहाँ पे क्या होती है? वनस्पति होती है। तो आपको समझ में आ गया है? 61% है पर्वत। ये तो अपना हो गया। राज्य में मरुस्थल पढ़ रहे अपन 3.5% पे है। इसको दो भागों में अपन बांट रहे हैं। 0 से 25 सेंटीमीटर को क्या बोल रहे हैं? शुष्क। और 25 से 50 सेंटीमीटर वालों को क्या बोल रहे हैं? अर्ध शुष्क। और गर्मियों में यहाँ तापमान में बता दिया आपको वनस्पति ये हो गई अपनी। अब देखो, अब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय के जो दो भाग है वो किस टाइप से है? देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है जो अपना शुष्क भाग है, राठी प्रदेश कहते हैं। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे मरुस्थल का जो अपन पढ़ रहे हैं, पूरे मरुस्थल का 1,75,000 1,75,000 क्या है? वह किलोमीटर क्या है बेटा? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000। भाग कितना है? तो 3/5। और 61.11% में पूछे तो ये बार बार चीजें आपको याद रखनी है। तो इनको दो भागों में बांटा है। तो 1,00,000 तो शुष्क वाला प्रदेश आ गया और 75,000 वाला अर्ध शुष्क वाला आ गया। 1,75,000, 1,00,000 इधर रह गया, 75,000 उधर चला गया। तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्रफल कितना? 1,00,000 मतलब 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और 75,000 वर्ग किलोमीटर है 0 से 25 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है। अब ये आपको बता दिए जलवायु के आधार पे। अब इसको राठी प्रदेश कहते हैं। और इसमें भी दो भाग है, शुष्क के भी दो भाग है जो 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। या जो अपनी पाकिस्तान की बॉर्डर, जहाँ पाकिस्तान के पास वाला एरिया है अपना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला वो क्षेत्र है जहाँ पे बालू का, इसको दो भागों में बांट रखा है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त। मुक्त का मतलब है वहां पे बालू का स्तूप नहीं है, या रेत के टीले नहीं है, या धोरे नहीं है, है ना। और एक है बालू का स्तूप युक्त, यानी जहाँ पे बालू रेत है, बालू के धोरे है, बालू के टीले है, वो हो गया। तो बालू का स्तूप मुक्त में क्या होगा? पथरीला भाग होगा। यानी यहाँ बालू नहीं है तो क्या पत्थर है, चट्टाने, उनको कहा जाता है हमादा। क्या कहा जाता है? हमादा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना। हमादा किसे कहेंगे? हमादा जो कि पथरीला भाग होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? हमादा। क्या बोलेंगे बेटा? हमादा। हमादा पथरीला भाग, बालू का मुक्त स्तूप वाले। ये कहाँ पे होते हैं? फलोदी, पोखरण, रामगढ़, लोदरवा, बाड़मेर में, है ना। रामगढ़ और लोदरवा कहाँ है? बाड़मेर में और जोधपुर में पाया जाता है। ये 41.5% पे है। और अवसादी चट्टाने पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने। यहाँ से बहुत सारे खनिज वगैरह निकाले जाते हैं और चूना पत्थर वगैरह मिलता है। जोधपुर का पत्थर तो आपको पता ही है, फेमस है अपने पूरे भारत में। तो ये हो गया अपना बालू का
मुक्त जो स्तूप है वो पथरीला हो गया, हेमादा हो गया, कहाँ पे, फलोदी, पोखरल, रामगढ़, लोदरवा, जोधपुर में, और यहाँ पे अवसादी चट्टाने पाए जाती। अब बालू का युक्त जो है, बालू रेत के विशाल टीले है, ये कितना है, 58%। मतलब बिना बालू वाला क्षेत्र कम है, रेत वाला क्षेत्र या रेत के टीले या धोरे वाला क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। अब अर्ध शुष्क भाग है, उसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ये 0 से 50 सेंटीमीटर तक है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर। अब शुष्क क्षेत्र ये हो गया अपना भाग 0 से 25 वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये। और अर्ध शुष्क वाला हो गया घग्गर का मैदान, शेखावटी, अंतरपर्वा, घग्गर नदी और उनके प्राचीन सरस्वती वगैरह, प्राचीन सरस्वती वगैरह थी वैदिक काल वाली, उनके सहायक नदियों वाला मैदान हो गया। शेखावटी की अंतरपर्वा, कांतली नदी वगैरह का जो अब अंदर हो गया आंतरिक बहरी है वो हो गया। और नागौरी उच्च भूमि, नागौर का ऊपर उठा हुआ भाग है, यहाँ पे नदी हो गई, नहीं लूनी बेसिन का भाग है, जो अर्ध शुष्क के क्षेत्र में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इनको। अब देखो शुष्क भाग को अपन पूरा एक एक को टॉपिक को विस्तार से पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। देखो शुष्क भाग, शुष्क भाग पढ़ रहे हैं बेटा अपन, यानी शुष्क भाग हो गया 0 से 25 सेंटीमीटर वाला, इसका विस्तार है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, यहाँ तक इसका विस्तार है। यानी इन जिलों में बारिश कितनी होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। और राठी प्रदेश भी कहते हैं इसे, राठी नस्ल की गाय पाई जाती है यहाँ पे, इसलिए ये नोट्स इसीलिए इतना विस्तार से बनाए गए कि आप आराम से पढ़ सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो, आपको कुछ चीजें ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते हो। अपने जब तक हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे ना बेटा, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, कितने भी पैसे लगा के। देखो शुष्क मरुस्थल के दो भाग है, एक है बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। यानी जो मुक्त वो पथरीला मैंने आपको बता दिया, जिसे हमादा कहा जाता है, और यहाँ पे बालू के रेत के धोरे, अलग अलग धोरों के नाम है, अभी अपन पढ़ेंगे। बालू का स्तूप मुक्त है जो ये अवसादी चट्टान है, इनमें चूना पत्थर, बुलवा पत्थर के मुख्य है। जीवाश्म का अनूठा उदाहरण है जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, आकलवुड फॉसिल पार्क। अब देखो ये है ना जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना बेटा, ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर। और आकलवुड फॉसिल पार्क जो है, आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पे है, वो है अपने जैसलमेर में। यहाँ पे हजारों, मतलब 18,000 करोड़ वर्ष पहले की यहाँ पे लकड़ी वगैरह मिली हुई है, वो लकड़ियों के लिए पार्क बनाया गया है, वो है अपना जैसलमेर में, याद रखना। और मरु उद्यान है जो जैसलमेर बाड़मेर में, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। यहाँ अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर जल पट्टी है, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, लाठी सीरीज क्या है, इसमें पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो ये अवसादी चट्टान है, यहाँ पे अवसादी चट्टान का मतलब पथरीला इलाका है, नीचे चूना पत्थर वगैरह है, तो चूना पत्थर के ऊपर क्या जमा हो जाता है, पानी वगैरह है, तो उसे भूमिगत जो जल का विशाल भंडार है, उस जल पट्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लाठी सीरीज है, जो कहाँ से कहाँ तक है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है, जैसलमेर में है, 60 किलोमीटर जल पट्टी है, उसे अपन कहा जाता है लाठी सीरीज। यानी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जमीन के अंदर पानी है, उससे अपन क्या बोलेंगे, लाठी सीरीज। यहाँ पे सेवण घास की अधिकता पाई जाती है, गोडावन की शरण स्थली, गोडावन क्या, अपना राज्य पक्षी। देखो खेजड़ी आ गया इसमें, राज्य वृक्ष आ गया, गोडावन राज्य पक्षी। तो सेवण घास पाई जाती है, गोडावन की शरण स्थली मानी जाती है यहाँ पे। प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल के भंडार है, गुड्डा मल्लानी, बालतू, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस निकलती है, यहाँ अपने मरुस्थल में भी।
देखो, लघु मरुस्थल किसे कहेंगे? कच्छ के रण से शुरू होकर बीकानेर के महान मरुभूमि को अपन क्या कहेंगे? लघु मरुस्थल है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। कच्छ के रण से शुरू होकर बीकानेर की महान मरुभूमि को। प्लाया झील क्या होती है? तो निम्न भूमि अस्थायी रूप से जो पानी इकट्ठा हो जाता है या मरुस्थल में, जहाँ पे बीच में यहाँ पे चट्टानी भाग है, थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया और चारों तरफ क्या है? मरुस्थल है, रेत के टीले हैं, यानी अस्थायी रूप से जो पानी जमा हो जाता है उसे बोलते हैं प्लाया। क्या बोलते हैं? प्लाया। दो, लाठी सीरीज क्या है? जल पट्टी है 60 किलोमीटर मोहनगढ़ से रामगढ़ तक का। और प्लाया क्या है? जो निम्न भूमि होती है, जैसे ये अपने है क्या है, जो मरुस्थल बने हुए रेत के टीले, और ये निम्न वाली भूमि में क्या जमा हो जाता है? थोड़े दिनों के लिए पानी जमा होता है अस्थायी रूप से, इसे अपन क्या बोलेंगे? प्लाया। और जैसे दलदल नुमा भाग को क्या बोलेंगे? रन। क्या बोलेंगे? रन। दलदल नुमा भाग को रन। अस्थायी पानी जमा होता है उसे प्लाया। और अस्थायी झील जो मतलब लाठी सीरी जल पट्टी जो है, ठीक है, जैसे बाप, थोप, पोखरन, लावा, भाकरी, ये क्या है? रन है। क्या है? रन है। दलदल नुमा क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपन शुष्क भाग पढ़ रहे हैं। पहला बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वहां कौन सी चट्टान है? अवसादी है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर है। जैसलमेर में राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण है। आकलवुड फॉसिल पार्क का है। जैसलमेर में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे पोखरण से मोहनगढ़ जल पट्टी है, उसे लाठी सीरीज के नाम। और यहाँ पे सेवन घास है, गोडावन की शरण स्थली है, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के भंडार है। और लघु मरुस्थल है जो कच्छ के रण से लेके बीकानेर तक फैला हुआ है। प्लाया अस्थायी झीलों को कहा जाता है। और दलदल नुमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? रन। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी जहाँ पे वो पढ़ लिया अपन ने, जहाँ रेत नहीं है वहां पे क्या है? चूना पत्थर वगैरह है, प्राकृतिक गैस वगैरह है, प्लाय वगैरह है, रन वगैरह है, लाठी सीरीज है। ये याद रखना आपको। अब अपन पढ़ रहे हैं बालू का युक्त प्रदेश, जहाँ पे मिट्टी के, रेत के धोरे हैं, टीले हैं, है ना। तो बालू रेत के विशाल टीले, बालू का स्तूप वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का परिणाम है। यानी जहाँ बालू रेत के विशाल टीले उसे बालू का स्तूप कहेंगे। वो बालू का स्तूप वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। यानी ये रेत के टीले हवा के द्वारा स्थानांतरण होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते रहते हैं, इसलिए इसको धोरे या धरियन भी कहा जाता है। धोरे या धैर्यन। धरियन। धरियन का मतलब धरना। अपन बोलते हैं ना, ये चीज इधर धर दो। धर दो का मतलब है उधर रख दो। तो हवा के द्वारा ये मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो इसे धोरे या धरियन कहा जाता है। ये सर्वाधिक धोरे कहाँ पे है? ये याद रखना, सर्वाधिक धोरे कहाँ है बेटा? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू टीले कहाँ है? अपन पढ़ेंगे अभी बालू टीलों के प्रकार पढ़ेंगे कि बालू टीले कैसे कैसे होते हैं, उनके जो दिखने की आकृति होती है, कैसे दिख रहे हैं, उसके आधार पे उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो बालू धोरे देखने को अपन को मिलते हैं वो जोधपुर में है। और सर्वाधिक धोरे कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब निम्न प्रकार के बालू का स्तूप, अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार है बालू के स्तूप है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, यानी वायु की दिशा के अनुरूप रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। लंबवत समानांतर श्रेणियों में समान दिखाई देते हैं, यानी जैसे जैसे हवा चल रही है उसी दिशा के अनुरूप जो बने हुए होते हैं वो क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सीप। सीप यानी अर्धचंद्राकार रेत के टीले की एक भुजा आगे बढ़ जाती, यानी अर्धचंद्राकार जो रेत का टीला होता है उसे अपन बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं बेटा? बरखान। ये अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है, हवा इधर से आ रही है ये, तो ये एक भुजा है जो आगे बढ़ जाती है, कट जाती है, मतलब एक भुजा पीछे बचती है। ये वाली भुजा या ऊपर वाली, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? सीप। क्या बोलेंगे? सीप। ठीक है। अर्धचंद्राकार बालू के टीले को तो अपन बोलेंगे बरखान। और एक भुजा इसकी टूट जाती, हवा के द्वारा आगे बढ़ जाती है, एक भुजा पीछे रह जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सीप। क्या बोलेंगे बेटा? सीप। सीप अर्धचंद्राकार रेत के टीले की एक भुजा। वनस्पति युक्त रेत के टीले होते हैं, पवन विमुख की रेखे होते हैं।
तो ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ टीले, जो कि समानांतर होते हैं, वायु की दिशा के अनुरूप बनते हैं। वो क्या हो गए? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? पवन की दिशा के समकोण। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में इतना ही याद रखना है, ये तो रेखीय है और ये समकोण है। अनुप्रस्थ, प्रस्थ का मतलब पड़े हुए हैं, लेटे हुए, है ना? ऐसे अनुप्रस्थ का मतलब है समकोण है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? समकोण। और अनुदैर्घ्य यानी धीरज किए हुए, वो एक रेखा में है, धीरज किए हुए एक लाइन में खड़े हैं। पर ये अनुप्रस्थ है, ये पड़े हुए सीधे खड़े हुए हैं, इसीलिए इनको क्या, समकोण की स्थिति पे ये बनने वाले जो होते हैं, पवन की दिशा की समकोण की स्थिति पे बनते हैं, वो क्या हो गया बेटा? अनुप्रस्थ। उदाहरण पुंगल, बीकानेर, ये पूछा जाता है। रावतसर, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो कि अनुप्रस्थ है, जो समकोण दिशा में बनते हैं। अब बरखान, बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले, ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बता दिए अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या होंगे? बरखान। क्या होंगे? बरखान होंगे। तो सर्वाधिक गतिशील मरुस्थल के जो रेत के टीले हैं, सर्वाधिक गतिशील कौन से है? तो वो है बरखान। कौन से है बेटा? बरखान। और ये शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पूछा गया है। ये शेखावटी क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान। कौन से पाए जाते हैं? बरखान। अब देखो पैराबोलिक, और क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये पैराबोलिक है, जो बरखान की विपरीत दिशा में। ये बरखान तो ऐसे अर्धचंद्राकार में बन रहा, हवा ऐसे आ रही है इसके पीछे से, और ये जो है सामने से बनता हुआ, ऐसे हवा के सामने की दिशा में बनता है। या बरखान का जो उल्टा बनती आकृति, वो क्या है? पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक है, जो कि लड़कियों की हेयर पिन होती है ना, बालों में डालने वाली पिन, उसके आकार की, ऐसे ऊपर से उभरा हुआ, और ये बीच दोनों ये नीचे टिके हुए है ना, साइड सीमा इसकी कॉर्नर जो होते हैं। तो पैराबोलिक बरखान की दिशा के विपरीत वाले रेत के टीले होते हैं, बालों की क्लिप के समान, हेयर पिन के समान होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं, सभी जिलों में पैराबोलिक पाए जाते हैं। सभी जिलों का मतलब क्या है? मरुस्थल के सभी जिलों में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश के में सभी जगह ये अपन को मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ 61.11% भाग है, वहां पे सभी में कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे? पैराबोलिक मरुस्थल। अब है तारानुमा। तारानुमा यानी ये अनियमित रूप से हवा आती है, यानी हवा किधर से भी आ सकती है, तो वहां से जो मरुस्थल बनता है वो क्या है? तारानुमा। क्या है? तारानुमा। यानी तारानुमा की एक शर्त है कि 3 या 3 से अधिक भुजा जिस मरुस्थल के रेत के टीले की बनी हुई होगी, रेत के धोरे की बनी हुई होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? तारानुमा। तो ऐसे तारे के जैसे दिखाई देता है अनियमित हवाओं के कारण, है ना, 3 या 3 से अधिक भुजा के कारण बनने वाला रेत का टीला क्या कहलाएगा? तारानुमा बालू का स्तूप। ये सूरतगढ़, गंगानगर में है, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर में पाया जाता है। सूरतगढ़, गंगानगर, मोहनगढ़ और पोखरण, जैसलमेर में। याद रखना, आपको ये पूछा गया सूरतगढ़ गंगानगर वाला। नेटवर्क बाला स्तूप, बालू का स्तूप। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? यानी तार जुड़े हुए एक दूसरे से। जैसे अपन किसी को फोन करते हैं, आवाज नहीं आती, तो अपन क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क कमजोर है, मतलब वहां तक अपन लाइन नहीं मिला पा रहे हैं ना, लाइन से सही बात नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गया? नेटवर्क बालू के यानी एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप को क्या नाम दे दिया बेटा? नेटवर्क। हनुमानगढ़ से हिसार, भवानी, हरियाणा तक ऐसे आपस में जुड़े हुए रेत के टीले पाए जाते हैं, वो क्या है? नेटवर्क बालू का स्तूप। अवरोध बालू का स्तूप, ये किसी अवरोध के कारण बालू के जमा होता है। अवरोध पवन विमुखी या पवन विमुखी दोनों में पाए जाते हैं। ये यानी अवरोध यानी कोई देखो चट्टान आ गई, जैसे अपनी अरावली वगैरह हो गई है ना, ये अरावली वगैरह के इधर अरावली आ गई, अरावली के पास में यहाँ पे जाके रेत, हवा के द्वारा रेत जाके जम जाती है, तो उसे किसी अवरोध या कोई पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, चट्टान हो गई, या पहाड़ों के वजह से, तो ये किसी न किसी झाड़ियों की वजह से वहां पे रुक जाते हैं, तो ये किसी अवरोध के कारण जमते हैं, इसीलिए इनका क्या नाम हो गया? अवरुद्ध बालू का स्तूप। अगर अरावली नहीं होती तो क्या पता मरुस्थल आगे बढ़ जाता। मरुस्थल का मार्च, देखो मार्च का मतलब क्या होता है?
मार्च पास्ट यानी अपन परेड करते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही मार्च होता है। मरुस्थल भी क्या होता है, हवा के द्वारा, हवा अपर्दन से वो क्या है, आगे बढ़ता जाता है, तो उसे मरुस्थल का मार्च बोला जाता है, मरुस्थल का आगे बढ़ना। जैसे बूढ़ा पुष्कर में अवरुद्ध है, नागपाड़, सीकर, कुचामन, चाकसू, बगरू, फागी आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये टीले स्तर वे वनस्पति युक्त होते हैं, यानी यहाँ पे वनस्पति होती है। यानी अरावली के आसपास में देखो रेत के टीले, अपन को प्रॉपर वो रेत नहीं दिखाई देती, वहां पे पूरा ऐसे जंगल टाइप, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति आपको बबुल वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो समझ में आ गया। पैराबोलिक बरखान का विपरीत हो गया। तारानुमा 3 से अधिक भुजा वाला बालू का स्तूप नेटवर्क लगातार जो बना हुआ होता है, अवरुद्ध यानी किसी पहाड़ी के अवरोध की वजह से जो बनता है मरुस्थल, वो क्या हो गया, अवरुद्ध बालू का स्तूप। अब है सब्र या कपीस। सब्र या कपीस में है, ये सब्र और कपीस जो है ये बालू का स्तूपों की छोटी छोटी झाड़ियों के पास बन जाते हैं। स्तर होते हैं, निश्चित आकार भी नहीं होते इनमें, यानी छोटी छोटी कोई झाड़ियां हैं। मरुस्थल में ज्यादा पेड़ वगैरह झाड़ियां वगैरह बड़े नहीं होते, केर वेर की पहाड़ियां होती है, केर केर बेर खेर रहते हैं ना, इनके पास में जो ये छोटे छोटे रेत के टीले जम जाते हैं, थोड़ी थोड़ी रेत जम जाती है, उसे बोलते हैं सब्र कपीस। याद रखना सब्र कपीस। ये हो गया अपना शुष्क भाग। शुष्क भाग में अपन ने पढ़ लिया है, दो प्रकार पढ़ लिए। एक तो जहाँ बालू रेत के टीले हैं वहां पे, एक रेत के टीले जहाँ पे नहीं है, यानी बालू का युक्त प्रदेश और बालू का मुक्त प्रदेश, दोनों पढ़ लिए अपन ने। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क भाग। क्या पढ़ रहे हैं, अर्ध शुष्क भाग, जो कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा क्षेत्र वाला भाग है। और इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, 75,000। कितना है, 75,000। सिंगड़ा 1000, 10,000, कितना हो गया अपना, 75,000। 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अर्ध शुष्क भाग। और शुष्क भाग जो है वो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बागड़ प्रदेश कहते हैं, इसका अन्य नाम है। वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यह शुष्क मरुस्थल के पूर्व में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में, यानी इधर अपना आ जाता है अरावली, और इधर है शुष्क भाग जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला है। और ये बीच में है अपने क्या, अर्ध शुष्क वाला भाग है, जो ये घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया है। और ये शेखावटी की आंतरिक जल पूर्वक कांतली नदी के द्वारा है। ये नागौर के बीच में उच्च भूमि है। और ये जहाँ पे लूनी नदी बहती, उन 6 जिलों का लूनी नदी बेसिन सेतर है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन का मैदान ये वाला, शेखावटी का मैदान ये, और नागौरी उच्च भूमि नागौर के आसपास है, नागौर डीडवाड़ा। और लूनी नदी जहाँ पे ये चल रही है, यहाँ पे बालोतरा, जालोरी, पाली वगैरह, थोड़ा जोधपुर वगैरह में। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद रखना, अर्ध शुष्क बागड़ प्रदेश कहते हैं, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है। और ये शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, शुष्क प्रदेश के पूर्व भाग और मरुस्थल के अरावली के पश्चिम भाग में पाया जाता है। इसके 4 भाग है। अब अपन एक एक के पढ़ रहे हैं। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे बेटा, यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ में। प्राचीन समय में मर्थ नदी के नाम से जानी जाती थी। घग्गर नदी है जिसको मर्थ नदी भी कहा जाता है। जो प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी वगैरह थी ना, तो माना जाता है कि उसका नाम था, ये उनकी सहायक नदियों में से ये थी। हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहते हैं। किसको, घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, नाली या पाट। यानी ये कभी कभी नाले के रूप में आती है, और कभी कभी आती है, ज्यादा बरसात होती है तो इसमें बाढ़ भी आ जाती है, और गंगानगर से होते हुए पानी पाकिस्तान तक भी इसका जाता है। ये मैदान घग्गर, वैदिक, सरस्वती, सतलज, सहायक नदियों द्वारा बना है। जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी है, इसे काठी एवं बग्गी मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, कहाँ पे, घग्गर बेसिन में, तो चिकनी मिट्टी। कौन सी है, चिकनी, काठी, और उसे बग्गी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इस मिट्टी को, काठी या बग्गी। यानी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे फसल होती है अपने चावल, गेहूं, गन्ना वगैरह बहुत ज्यादा होता है यहाँ। गंगानगर हनुमानगढ़ में आपको पता ही है, गन्ने के मिल कहाँ है,
ठीक है, तो ये हो गया अपना गगर का मैदान हो गया है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ प्राचीन समय में मर्त नदी हो गई, हनुमानगढ़ नाली पाट कहते हैं, गगर वैदिक सरस्वती की सहायक नदी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, उपजाऊ मिट्टी हो गई, यहाँ पे गेहूं चावल गन्ना वगैरह यहाँ पे होता है। अब है शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह। शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह का कौन सा क्षेत्र है? तो शेखावटी का क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर वाला क्या है? शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह। आंतरिक जल प्रवाह कांतली, मेहता, रूपनगढ़ या नदियां हैं तो उनकी सहायक नदियां वगैरह के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसे अपन क्या बोलेंगे? शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह। कांतली, मेहता, रूपनगढ़ ये खारी यहाँ पे नदियां हैं। बरखान प्रकार के बालुका स्तूप आपको बताया शेखावटी क्षेत्र में बरखान स्तूप। और सर्वाधिक गतिशील कौन से होते हैं? बरखान। कौन से होते हैं? बरखान। बरखान कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार, है ना। और बरखान की एक भुजा निकल जाती है आगे, एक भुजा पीछे बचती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सीप। क्या बोलते हैं? सीप। और यहाँ मिट्टी कैसी है? ब्लू मिट्टी है। जोड़ या नाडा क्या है? तो जल प्राप्ति के लिए कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, उसे शेखावटी क्षेत्र में क्या बोला जाता है? अपन यहाँ तालाब, नाडी बोलते हैं ना, नाडी या नाडा बोलते हैं, वहां पे भी क्या बोलते हैं? जोहड़ या नाडा। जैसे अपने मारवाड़ में नाडी बोलते हैं वैसे ही वहां जोड़ और नाडा। तो जल प्राप्ति के लिए जो कुएं होते हैं, कुछ पक्के कुएं होते हैं, कुछ स्थायी और अस्थायी। और सर क्या है? तो वर्षा जल इकट्ठा होने पर तालाब बनता है, उसे मानसर, सालासर, पुलासर और मलसीसर। यानी सर का मतलब है कि यहाँ पे आसपास पहाड़ी इलाका है या नीचे क्या है? निम्न भूमि है, तो वहां पे क्या हो जाता है? जल जमा हो जाता है स्थायी रूप से, वर्षा का पानी आके इकट्ठा हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सर। सर का मतलब है तालाब। अपने छोटे छोटे नाडुलिए तालाब वगैरह होते हैं ना खेतों के किनारे, या यहाँ पे वर्षा जल इकट्ठा होता है और 2-3 महीने वर्षा खत्म होते ही वापिस सूख जाते हैं या पानी नहीं होता है। निम्न भूमि होती है जहाँ गड्ढा होता है, वहां पानी जमा होता है, तो शेखावटी क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं? सर। जैसे मानासर, सर पे इनके नाम रखे हुए गांवों के, मानासर, सालासर, पुलासर, मलसीसर। बीड़ किसे बोलते हैं? तो चारागाह भूमि को। शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को क्या बोला जाता है बेटा? बीड़। क्या बोला जाता है? बीड़। तोरावटी क्या बोलते हैं? कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? यानी जहाँ जहाँ पे शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी चल रही है, अपन नदियों का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नदी कौन सी कहाँ से निकल रही है, उनकी सहायक नदियां वगैरह। तो कांतली नदी वाले क्षेत्र को अभी तो इतना ही याद रखना आपको कि उसको क्या बोलेंगे? तोरावटी। तो देख लो इसके एक बार वापिस। क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है ये? चूरू, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी नागौर, नदियां कांतली, मेहता, रूपनगढ़ हो गई। बरखान प्रकार के बालू का स्तूप, ये बाहुल्य। और मिट्टी कैसी हो गई? तो ब्लू मिट्टी हो गई। जोहड़ और नाडा जल प्राप्ति के लिए जो कच्चे के कुएं बनाते हैं ना, उसे कुओं का निर्माण जोड़ और नाडा। सर जो वर्षा के टाइम जल एकत्रित हो जाता है वो सर हो गया। बीड़ जो चारागाह भूमि है वो बीड़। तोरावटी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र क्या कहलाएगा? तोरावटी। तो आपको इसमें यही याद रखना है, इसका क्षेत्र हो गया, मिट्टी हो गई, जोहड़ हो गया, सर, बीड़ और तोरावटी। अब है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि नागौर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना कुचामन अपना नया जिला बना नागौर से अलग होके। तो यहाँ पे मतलब नदियां वगैरह नहीं पहुंच जाती है, थोड़ी नागौर की भूमि क्या ऊपर है, शेखावटी क्षेत्र नीचे हो जाता है और वापिस लूनी वाला क्षेत्र भी नीचे हो जाता है। ये जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई है ऐसे, है ना। तो ये तो नागौर की उच्च भूमि कहलाती है इसे। नागौर, डीडवाना, कुचामन हो गए। मिट्टी यहाँ पे कैसी है बेटा? यहाँ पे लवणीय मिट्टी है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, नमक ज्यादा बनता है, व्हाइट व्हाइट पानी जम जाता है। इस प्रदेश में गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टाने पाई जाती है। कौन सी चट्टाने हैं? तो आपको याद रखना माइकासिस्ट की चट्टाने। खारे पानी की झीलें यहाँ पे डीडवाना, कुचामन, सांबर, नावा में। बांका या कुबड़ पट्टी, यानी ये फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। यहाँ पे फ्लोराइड के कारण यहाँ अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है, लवणीयता पाई जाती है पानी में। इस वजह से लोग थोड़ी उम्र के बाद में ऐसे कुबड़ सी हो जाती है, मतलब टेढ़े चलने लगते हैं। ऐसे पहले सीधे होते हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे झुकते जाते हैं, कुबड़ ऊंट के टाइप बन जाते हैं ऐसे पूरे।
तो वो क्या हो गई, बांका पट्टी, उसको क्या बोलते हैं, बांका पट्टी। ये क्यों होती है, ये फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, यहाँ पे पानी में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण कैसे हो जाते हैं लोग, बांके हो जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, सीधे से बुढ़े होते होते। तो देखो अब है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से चल रही है अपनी, लूनी नदी है पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जोधपुर वाले एरिया में लूनी बेसिन कहलाता है। लूनी झुवई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। लूनी बेसिन को अपन क्या नाम दे सकते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। जालोर सिवाना में ग्रेनाइट की घुमदाकार या इंसलबर्ग आकृति की पहाड़ियां हैं, यानी यहाँ पे ऐसे गोल 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 पहाड़ियां हैं ग्रेनाइट की। किसकी है बेटा, ग्रेनाइट। आपको पता ही है जालोर का ग्रेनाइट वगैरह क्या है, फेमस है पूरे वर्ल्ड में अपना। तो सिवाना, जालोर से सिवाना यानी जालोर से बाड़मेर तक के जो ग्रेनाइट के घुमदाकार पहाड़ियां बनी हुई है, या उसे इंसलबर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसलबर्ग। अब इंसलबर्ग क्या, मरुस्थल में द्वीप के समान दिखाई देने वाला, यानी देखो ये द्वीप किसे कहेंगे अपन, यानी पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ भाग हो और चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे ऐसे। तो इंसलबर्ग किसे बोलेंगे, यानी ग्रेनाइट की ऊपर उठी हुई चट्टान होती है, और चारों तरफ क्या होते हैं, मरुस्थल होते हैं, रेतीला भाग होता है, रेत के धोरे होते हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग। क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग। ये पूछा गया है टर्मिनोलॉजी, तो आपको याद रखनी है कि भाई गोडवाड़ प्रदेश में या लूनी नदी बेसिन क्षेत्र में मरुस्थल में द्वीप के समान दिखाई देने वाली पहाड़ी को अपन क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग बोलेंगे। और ये पहाड़ियां किसकी है, ग्रेनाइट की। किसकी है बेटा, ग्रेनाइट की। प्रमुख बांध है जसवंत सागर, पिचियाक बांध और सरदार समंद, जवई बांध, हेमावास बांध और नया गांव बांध। ये कहाँ पे है, लूनी बेसिन क्षेत्र में, पाली बाड़मेर, यहाँ पे पाली और जोधपुर वगैरह में ये बांध बने हुए। अब पूरे अपने हो गए हैं, मरुस्थली भाग तो पूरा हो गया है, पर मरुस्थल का, पूरी मरुस्थल की एक कुछ विशेषता है, कुछ मतलब इसकी बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। अब देखो मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर है जो जीवन रेखा कहा जाती है, यानी मरुस्थल को हरा भरा करने वाली कौन है, इंदिरा गांधी नहर है। या अपन खेती वगैरह कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से हो रही है यहाँ पे। तो ये एक तरीके की जीवन रेखा है और मरुस्थल को हरियाली देने वाली है ये। राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने पहले ही बता दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर जिलों में आकलवुड फॉसिल पार्क है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये याद रखना, दोबारा आ गया है ओके। ये मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा, जो अपना राजस्थान का मरुस्थल है, या भारत का जो महान मरुस्थल है। विश्व में इतनी आबादी वाला कोई मरुस्थल नहीं है, यानी वहां पे पानी वगैरह नहीं होता है, तो वहां पे लोग वगैरह भी नहीं रहते। तो सबसे सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो अपना भारतीय मरुस्थल, महान मरुस्थल। और सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पे बहुत टाइप के अलग अलग पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतुओं का वास भी होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व किसे कहेंगे, यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, घनत्व। यानी किसी का भी घनत्व निकालेंगे तो वहां की कुल जनसंख्या कितनी है और वहां का क्षेत्रफल कितना है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या निकल जाएगी। तो सर्वाधिक घनत्व है यहाँ पे, और सर्वाधिक वनस्पति युक्त है। परमाणु परीक्षण स्थल भी है यहाँ पे। नवीकरणीय ऊर्जा भी है, नवीकरणीय पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के अपने यहाँ भंडार है। हवा चलती है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी बन जाती है, और सूर्य के तापमान वगैरह, यहाँ टेम्परेचर आपको बताइए कि 49 तक चला जाता है, तो यहाँ सौर ऊर्जा का भी अच्छे स्रोत है। प्लाया, खड़ीन या रण टाट जो है, इस तरह झीलें होती है, आपको बता दी, सर्वाधिक बाड़मेर और जैसलमेर में। सैन्य प्रशिक्षण है, खनिज संसाधन भी है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस वगैरह भी मिलती है, आपको पता ही है जैसलमेर बाड़मेर में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस वगैरह, खनिज तेल वगैरह निकलते हैं, औषधि चट्टाने हैं। अब देखो थली, अपन मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को अपन क्या बोलेंगे, थली। जैसे ये मरुस्थल है, मरुस्थल धोरे हैं, रेत के टीले हैं, धोरे अपन जो बोलते हैं स्थानीय भाषा में। ये ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे अपन, थली। क्या कहेंगे बेटा, थली। और जो ये नीचे वाला भाग है इसको बोलेंगे तली।
क्या बोलेंगे, तली, यानी नीचे वाला तल या पेंदा, है ना। तो दो मरुस्थलों के बीच वाला जो निम्न भूमि का भाग होता है उसे तली बोलेंगे, ऊपर उठा हुआ भाग है वो थली है। तली, मरुस्थल के बालू का स्तूप का निम्न भाग हो गया थली, तली, और ऊपर वाला भाग हो गया ऊंचे उठा हुआ भाग थली। बाप बोल्डर क्ले क्या है, तो कंकर पत्थर तथा बारीक अवसाद वाली जो जमीन होती है उसे बाप बोल्डर क्ले बोला जाता है। नकली स्थान का मतलब है जल बेसिन के पास में वनस्पति दिखाई देती है, कहाँ छोटी जो प्लाया झील वगैरह होता है ना, ऐसे रूप से झीलें वगैरह होती है, वहां चारों ओर क्या हो जाती है, वनस्पति हो जाती है। तो देखने से लगता है ये तो रेगिस्तान नहीं है, ये तो नकली स्थान है, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं कि रेगिस्तान है और यहाँ तो हरा भरा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नकली स्थान। यानी जल बेसिन के पास वनस्पति वाले भाग को क्या बोला जाता है, नकली स्थान। याद रखना, जल बेसिन जहाँ जल वगैरह होता है वहां चारों ओर पेड़ पौधे हो जाते हैं तो उसे नकली स्थान। मरुस्थल का मार्च आपको बता दिया, मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मरुस्थल बढ़ रहा है बेटा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर से बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आपको दिशा याद रखनी है। यहाँ पे मरुस्थलों में बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, आप लोग देखते ही हो फोन वगैरह में, जैसलमेर के महोत्सव वगैरह। तो देखो, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव अपना जोधपुर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। तो ये इम्पोर्टेंट है और याद भी रखने हैं आपको कि ऊंट पे कहाँ पे बैठेंगे, अपन जाएंगे तब बीकानेर जाएंगे तब ऊंट पे बैठेंगे। मरु रेत कहाँ पे है, जैसलमेर में। अपना मारवाड़ है जो जोधपुर है, आपको पता ही है। और थार कहाँ है, बाड़मेर में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया गया। यानी ये अपने परमाणु परीक्षण की भूमि भी माना जाता है मरुस्थल। यानी भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ है, वो हुआ पोखरण में। कहाँ पे हुआ बेटा, पोखरण को परमाणु परीक्षण की जन्म स्थली भी कहा जाता है। सबसे पहले वहीं पे इसको परमाणु का परीक्षण किया गया था। ये 18 मई 1974 को हुआ, याद रख लेना। जैसलमेर में किया गया। दूसरा किया गया 11 और 13 मई को, यहाँ पे दिया गया था लाफिंग बुद्धा। यानी लाफिंग बुद्धा का मतलब है बुद्धा मुस्कुराया, है ना। और 11 से 13 मई 1998 को दोबारा किया गया था। इस समय 1974 में थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे बेटा, इंदिरा गांधी थे। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मुझे पता करके बताए कि 1998 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। और यहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी माना गया है जो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। यहाँ पे क्या होता है, सेनाओं का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लास समझ में आ गई। अपन ने सिर्फ एक मरुस्थल ही पढ़ा है, उसको पूरे विस्तार से पढ़ लिया। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, रिट दो, पीटीआई दो, सीटेट, किसी में भी एग्जाम इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और मेहनत करें। थैंक यू।